सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, जिसमें बीए प्रथम वर्ष की क्लास में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय में हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर है संवैधानिक विकास, यानी भारत में जो ब्रिटिश कालीन भारत है उसमें जो संवैधानिक विकास हुआ, उस संवैधानिक विकास के अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। और उस अध्याय से जो हम लोगों का टॉपिक है वह है 1919 का अधिनियम। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1919 के अधिनियम से केंद्र संबंधी प्रावधान का अध्ययन किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो प्रांतों में जो थोड़ी सी उत्तरदायी शासन लागू की गई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो प्रांतीय प्रावधान है उसमें क्या विशेषताएं हैं उसकी, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। तो यह ध्यान देंगे कि पहली बात कि जो 1919 का पहला ऐसा अधिनियम है यानी संवैधानिक सुधार है, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत जो शासन के विषय हैं उनका विभाजन दो भागों में किया गया है, यानी दो सूचियों में बांटा गया है। एक केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी संवैधानिक सुधार हुए हैं उसमें ये पहला सुधार है जिसमें प्रस्तावना दी गई है, जिसपे हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा की है। और दूसरी बात, जो शासन के जो विषय हैं केंद्र और राज्य के बीच इनका बंटवारा किया गया है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने और शासन करने का अधिकार है और किन विषयों पर प्रांतीय जो विधान परिषद है उसको कानून बनाने और शासन करने का अधिकार है। तो इसमें दो सूचियों का प्रावधान किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 1935 का अधिनियम आएगा तो उस अधिनियम में तीन सूचियों की व्यवस्था की जाएगी, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और जो शेष बचे हुए विषय हैं उसको हम समवर्ती सूची के रूप में जानेंगे। जैसे आज भी जो भारत का संविधान है उसमें शासन के विषयों को तीन भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। लेकिन ये इनिशियल फेज है विषयों का बंटवारा का, इसलिए यहाँ पे अभी दो सूचियों में ही शासन के विषयों को बांटा गया है। ये हमने देखा कि अब देखिए कि जो राज्य सूची है यानी केंद्रीय सूची में 47 विषय रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितने विषय हैं? 47 विषय। और राज्य सूची में 50 विषय रखे गए। तो अब राज्य सूची में वही विषय रखे जाएंगे कि जो स्थानीय स्तर पर उनको सरकारों को आवश्यकता है कानून बनाने की, उस पर शासन करने की, यानी वो पूरे भारत से संबंधित नहीं है या जो ब्रिटिश संप्रभुता है भारत में उससे संबंधित नहीं है। ये सारी जो भी चीजें हैं, चाहे विदेश मामले हो, चाहे संचार हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य से जो भारत का संबंध है, वो सभी केंद्रीय विषय रखे गए हैं। 82 रियासतों संबंध और तमाम चीजें, यानी इसमें 47 है और इसमें 50। तो इसमें लोकल जो आवश्यकताएं हैं राज्य विशेष की या राज्य सरकारों को जो शक्तियां दी गई उसको रखा गया, तो 50। अब हम देखते हैं कि जो प्रांतीय प्रावधान है इसमें क्या चेंजिंग किया गया। चेंजिंग ये किया गया कि पहली बार जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं इनके आकार में वृद्धि की गई और थोड़ी सी उत्तरदायी शासन लागू की गई। ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायी शासन नहीं कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं कि थोड़ी सी उत्तरदायी शासन लागू की गई। लेकिन एक जगह पे उत्तरदायी शासन लागू की गई, वो जो है स्थानीय निकाय यानी जिला बोर्ड और नगर निकायों में स्वराज्य कायम किया गया, यानी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार दिया गया कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह करके जो स्थानीय शासन है उसको चला सके। लेकिन प्रांतों में अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू नहीं किया गया है, जिसका विकास आगे होगा, तो आगे के वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता है और यहाँ दोहरा शासन लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आया है दोहरा शासन। दोहरा शासन मतलब द्वैध शासन, यानी दो लोगों के द्वारा शासन। द्वैध शासन का अभिप्राय क्या है कि एक ही यानी प्रांतीय विषय का दो अलग अलग लोगों के द्वारा शासन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह इसका जो अंग्रेजी पर्यायवाची है द्वैध शासन का, ये ड्यूअल रूल सिस्टम नहीं है,
बल्कि इसका जो पर्यायवाची है इंग्लिश शब्द है वह है डायरकी रूल। ध्यान देंगे, यहाँ डायरकी रूल शब्द प्रयोग किया गया है, यानी दोहरा शासन के लिए डायरकी शब्द आया है, न कि ड्यूअल रूल सिस्टम। तो अब देखें कि डायरकी का जो हिंदी रूपांतरण है वो होता है दोहरा शासन। अब डायरकी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी इंग्लिश शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। डी का अर्थ होता है, हिंदी जो अर्थ होता है दो, ध्यान दीजिएगा दो, और आर्किया का अर्थ होता है शासन, यानी दो लोगों का जो शासन है उसे हम कहते हैं दोहरा शासन या द्वैध शासन। अब हमने देखा कि जो प्रांतीय शासन है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। अब ये दो लोग अलग अलग लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए, यानी इसको लागू करने के लिए इसका जो फॉर्मेशन किया गया, यानी जो इसका निर्माण किया गया, नीतियां जो बनाई गई, उसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो प्रांतीय शासन के विषय हैं, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 विषय, इन 50 विषयों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। दो भागों में जब डिवाइड किया गया तो इसमें एक विषय, एक भाग हम जो कर रहे हैं उसको कहते हैं रिजर्व, यानी जो आरक्षित विषय, यानी पहला दो भागों में डिवाइड किया गया। जो प्रांतीय सूची के जो विषय हैं उस पे शासन के जो विषय हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जो भाग है, पहला भाग है, उसे हम कहते हैं आरक्षित विषय और दूसरे भाग को हम कहते हैं हस्तांतरित विषय। ध्यान दीजिएगा, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि जो शासन के विषय हैं प्रांतीय शासन के, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। वो कब किया गया? तो कब किया गया? 1919 की अधिनियम के द्वारा। अब ये बात आई, अब हम देखें कि जो ऐसे विषय कि जो कहीं कहीं जो भारत सरकार है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, या जो ब्रिटिश और भारत में जो संबंध है, शासन व्यवस्था है, उस पे जो प्रभाव डालने वाले जितने भी विषय हैं प्रांतीय शासन के, वो सभी आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। जैसे यहाँ पे देखें छापा खाना, ध्यान दीजिएगा, छापा खाना ये भी क्या है कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, उसमें साहित्य, समाचार पत्र और पुस्तकें ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में और सरकार की आलोचना करने। तो इस पे भी जो कंट्रोल है वो आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया। दूसरी चीज जो टैक्सेशन है, यानी भूमि कर है, पेंशन है, न्याय व्यवस्था है, सार्वजनिक ऋण है, वित्त है, पुलिस है, गैस है, संचार है, अकाल सहायता, श्रमिक कल्याण, उत्पादन और आपूर्ति, यहाँ तक कि जो यूरोपियन हैं या ईसाई हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था भी इनके अंतर्गत रखी गई है, यानी आरक्षित विषय के अंतर्गत। अब इस आरक्षित विषय पर शासन कौन करता है? यानी हमने कहा दो लोगों के द्वारा जो शासन है उसे दोहरा शासन कर रहे हैं, तो इस पे शासन कौन करता है आरक्षित विषयों पर? वो शासन करता है जो प्रोविंशियल गवर्नर है, यानी जो प्रांतीय गवर्नर है, वह अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करता है। यानी इस पे विधानमंडल जो यहाँ पे निर्मित की जाएगी प्रांतों में, उसका अधिकार नहीं है। यानी उस विधानमंडल के प्रति ये जो गवर्नर है और कार्यकारी परिषद है नॉन रिस्पॉन्सिबल है, यानी अनुत्तरदायी है, यानी उत्तरदायी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसका शासन जो गवर्नर है और कार्यकारी परिषद है वो मनमाने ढंग से करेगी। जो इनको अधिकार दिया गया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी भारतीय इसको प्रभावित नहीं करता। अब हम करें हस्तांतरित विषय। यही विषय ये बताता है कि प्रांतों में थोड़ी सी उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। जैसे जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनमें से कुछ मंत्रियों की सहायता से, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से कुछ मंत्रियों की सहायता से जो प्रांतीय गवर्नर होता है वो इन विषयों का शासन चलाता है। यानी ये हस्तांतरित विषय पर जो शासन करने का अधिकार है वह है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या मंत्री हैं, उनको ये दिया गया है कि आप इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, आप इन विषयों का शासन कर सकते हैं। तो अब हस्तांतरित विषय क्या है? तो ये कब महत्वपूर्ण विषय है और इसमें अगर कोई जैसे मान लीजिए अपनी शिक्षा दी जा रही है उत्तरदायी शासन की, तो अगर इसमें कोई विसंगति आती भी है या मान लीजिए कि किसी भी कारण से
अगर इसका शासन खराब ढंग से चलाया भी जाता है तो इससे जो प्रांतों में ब्रिटिश शासन है उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं वो भारतीयों को दिए गए और यही हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए। जैसे सार्वजनिक शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, जो जन सामान्य की शिक्षा है वो हस्तांतरित विषय में रखा गया। देखिए इस शिक्षा का जो ईसाई और यूरोपीय लोगों की जो शिक्षा है उसको अलग करके आरक्षित विषय में रख दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय इसमें नहीं रखे गए। दूसरी चीज सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा सार्वजनिक निर्माण और सहकारिता और स्वच्छता और मनोरंजन और कृषि। ध्यान दीजिएगा, वित्त इनके पास है, पुलिस इनके पास है, शांति व्यवस्था भी है। आप सोच लीजिए कि इनके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं मिला है, कोई अस्त्र शस्त्र इनको नहीं मिला है, कोई अधिकार नहीं मिला है कि जो इसको क्रियान्वित कर सके, क्योंकि जो क्रियान्वित करने वाले उपकरण हैं, जो अधिकार हैं और शक्तियां हैं वो आरक्षित विषय में हैं। तो इनको ये हस्तांतरित विषय जो है वो कम महत्वपूर्ण है और वो दिया गया है। इसमें एक तरह से इनको प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है कि ये लोग शासन को संभाल पाते हैं कि नहीं भारतीय, तो ये ट्रायल भी है इनका। तो हस्तांतरित विषय में हमने देखा कि कम महत्वपूर्ण विषय रखे गए। अब देखिए कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उसकी संरचना कैसी है। तो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे, इसमें कहा गया कि 70% से अधिक सदस्य ऐसे होंगे कि जो सरकारी नहीं होंगे, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। इसका मतलब कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों का या चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत रखा गया। अब कहा गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन या किन वर्गों का वो प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये बताया गया कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक सामान्य चुनाव क्षेत्र और दूसरा विशेष चुनाव क्षेत्र। तो जो सामान्य चुनाव क्षेत्र है उसके अंतर्गत सामान्य स्थानों पर जो चुनाव होते थे उनके प्रतिनिधि शामिल होते थे। फिर मुस्लिम प्रतिनिधि, सिख और ईसाई, आंग्ल भारतीय, यानी जिनका वो सामान्य क्षेत्र में रखा गया। और विशेष क्षेत्र में वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और उद्योगों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। इस तरह देखा गया जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें सामान्य चुनाव क्षेत्र के लोग शामिल थे, यानी और विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होते थे। अब हम लोग आते हैं कि हमने देखा कि चूंकि शासन कौन कर रहा है, यानी हस्तांतरित विषय पर चुने हुए प्रतिनिधि यानी जनता के मंत्री और आरक्षित पर कार्यकारी और गवर्नर और जो प्रांतीय गवर्नर है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो चुने हुए ये मंत्री हैं इनकी जो नियुक्ति है वो प्रांतीय गवर्नर करता है। और प्रांतीय गवर्नर करता है तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाए। लेकिन एक्चुअल में गवर्नर ने ऐसा प्रयास नहीं किया और इस तरह सामूहिक उत्तरदायित्व की जो विधान परिषद के साथ समक्ष भावना है उसका विकास नहीं हो पाया। तो जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर करता था, प्रांतीय गवर्नर करता था और इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती थी। जैसे अगर मद्रास में, बंबई, मद्रास और बंगाल में आप देखें तो यहाँ पे 3-3 मंत्रियों की व्यवस्था की गई थी। वहीं जो शेष भारतीय प्रांत हैं वहाँ 2-2 मंत्रियों की सहायता से इन हस्तांतरित विषयों पर वो शासन करता था। दूसरी चीज, जो मंत्री हैं ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री अगर विधानसभा में अगर विधान परिषद में विश्वास खो देता था या विधान परिषद उसके प्रति अविश्वास व्यक्त कर देती थी तो उसे अपने पद से हटना पड़ता था। यानी वो एक तरह से जो मंत्री हैं वो विधान परिषद के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हैं और वो जब तक विधान परिषद का उनको विश्वास प्राप्त था तब तक वो अपने पद पर काम कर सकते थे। दूसरी चीज, जो ये सदस्य चुने जाते थे इनका चुनाव भी भेदभाव पर आधारित था, सीमित था। यानी उस समय भी अगर देखें तो मात्र 53 लाख जनता को, जो तत्कालीन भारतीय जनसंख्या है उसमें से 53 लाख लोगों को मताधिकार था। यानी 2.5% लोग ही वोट डालते थे। वो भी भेदभाव पर आधारित था, यानी सबको मताधिकार नहीं था। दूसरी चीज, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
लेकिन ये प्रांतीय जो सरकारें थी उनको ये अधिकार दिया गया कि वो महिलाओं के मतदान के बारे में व्यवस्था कर सकते हैं। तो बाद में देखें कि 1919 के एक्ट में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने महिलाओं को मताधिकार दिया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल को आरक्षित जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है, जो गवर्नर है वह इन विषयों पर भी हस्तक्षेप करता है और ये विषय तो उसके अंतर्गत ही है। तो जो प्रांतीय विधानसभा है वो इन विषयों को प्रभावित नहीं कर पाती, यानी यह जो कार्यकाली है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरी चीज, ये उत्तरदायी है लेकिन इसका भी शासन गवर्नर जो होता है प्रांतीय, वो मंत्रियों की सहायता से करता है। और गवर्नर क्या है कि कहीं न कहीं उसे उसकी स्वेच्छाचारिता पर तो रोक लगाई गई थी, लेकिन वो कहीं न कहीं अभी भी स्वेच्छाचारी शासन करता है। दूसरी चीज, जो मंत्री हैं, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है तो मंत्री भी एक तरह से कहा जाता है कि दुधारी तलवारों पर वो चलते थे। अगर विधानसभा भी चाहती तो भी तभी उनको हटना पड़ता, और गवर्नर जनरल गवर्नर जो प्रांतीय गवर्नर है अगर उसका भी विश्वास खो देते थे तो भी उनको अपने पद छोड़ने पड़ते। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्रांतीय सरकार है वहां पे थोड़ी सी उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया और शासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया। तो इस तरह हमने देखा है कि जो 1919 का एक्ट है उसके मुख्य प्रावधान क्या है या प्रांतीय प्रावधान क्या है। तो इस तरह हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण चीजों को जाना। थैंक यू।